क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग भारी कर्ज में होते हैं? यह सुनकर अटपटा, अनकंफर्टेबल, अजीब सा लग सकता है, लेकिन यह सच्चाई है। आम लोग कर्ज से डरते हैं, जबकि अरबपति कर्ज को अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए एक हथियार की तरह उपयोग करते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को सिखाया जाता है कि कर्ज लेना बुरा है, लेकिन असल में समस्या कर्ज में नहीं है। समस्या यह है कि हम इसका सही उपयोग करना नहीं जानते। रॉबर्ट कियोसाकी, प्रसिद्ध जो अमेरिकी निवेशक, बिजनेस कोच और लेखक हैं, अपनी बेस्ट सेलिंग किताब रिच डैड पुअर डैड के लिए मशहूर हैं। वह कहते हैं कि मेरे दो पिता थे, एक गरीब और दूसरे अमीर। जब मैं बच्चा था, मेरे गरीब पिता बेहद शिक्षित थे। उनके पास कई डिग्रियां थीं, एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी थी और वे अच्छा वेतन कमाते थे। फिर भी वे हमेशा पैसों को लेकर चिंतित रहते थे, आर्थिक तंगी से जूझते रहते थे। दूसरी ओर मेरे अमीर पिता के पास विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास एक अनमोल गुण था, वित्तीय बुद्धिमत्ता। उन्होंने समझा कि पैसा केवल कमाने से नहीं, बल्कि सही तरीके से प्रबंधित करने से बढ़ता है। इसी का उपयोग मेरे अमीर पिता करते थे, जिससे वह हमेशा आर्थिक आजादी में रहते हैं। उन्होंने पैसे की कमी का कभी सामना नहीं किया। क्या आपने कभी यह सोचा है कि हम स्कूल में वर्षों तक गणितीय सूत्र, ऐतिहासिक घटनाएं और व्याकरण के नियम तो सीखते हैं, लेकिन हमें कभी यह नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे संभालना है। हमें निवेश करने, निष्क्रिय आय उत्पन्न करने, करों को समझने या घरेलू बजट बनाने के बारे में शिक्षा नहीं दी जाती। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक संरचनात्मक समस्या है जो पीढ़ियों तक चली आ रही है। हमारे माता पिता हमें सिखाते हैं कि कड़ी मेहनत करो, अच्छी नौकरी पाओ और रिटायरमेंट के लिए बचत करो। वे वही कर रहे होते हैं जो सिस्टम उन्हें सिखाता है। काम करो, पैसे बचाओ और सरकार या सामाजिक सुरक्षा पर निर्भर रहो। लेकिन क्या आपने देखा है कि नौकरी में रहने वाले कितने लोग तनाव में रहते हैं? हर बिल उनके लिए एक बोझ होता है, हर आर्थिक संकट उनके लिए एक खतरा। स्कूल हमें नियमों का पालन करना, अधिकारियों की आज्ञा मानना, समय सीमा का सम्मान करना और संरचनाओं को स्वीकार करना सिखाते हैं। लेकिन क्या हमें टैक्स कैसे काम करते हैं यह सिखाया जाता है? क्या हमें सिखाया जाता है कि कौन से निवेश निष्क्रिय आय उत्पन्न कर सकते हैं? क्या हमें यह समझाया जाता है कि संपत्ति और देनदारी में क्या अंतर है? नहीं। अगर आप इस चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको खुद को वित्तीय रूप से शिक्षित करना होगा, किताबें पढ़नी होंगी, सही वीडियो देखने होंगे और अमीर लोगों के रहस्यों को समझना होगा। अमीर लोग अपनी सफलता को डिग्रियों की संख्या से नहीं, बल्कि अपनी अर्जित संपत्ति से मापते हैं। वे जानते हैं कि वित्तीय सुरक्षा केवल स्थिर नौकरी में नहीं, बल्कि ऐसी आय उत्पन्न करने की क्षमता में है जो उन्हें अपना समय बेचे बिना भी मिल सके। एक शोध से पता चला है कि लगभग 88% लोग वेतन से वेतन तक जीवन व्यतीत करते हैं। इसका मतलब है कि वे वित्तीय संकट से सिर्फ एक कदम दूर हैं। अगर वे अपनी नौकरी खो देते हैं, तो वे आर्थिक रूप से डगमगा सकते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि उस शिक्षा प्रणाली का परिणाम है जो हमें सब कुछ सिखाती है, लेकिन ये नहीं सिखाती कि पैसे को कैसे कमाया, बचाया और बढ़ाया जाए। सच्चाई यह है कि अगर आप पैसे को नियंत्रित करना नहीं सीखते, तो पैसा आपको नियंत्रित करेगा। अमीर लोग सिर्फ पैसे बचाकर अमीर नहीं बनते, वे पैसे को निवेश करते हैं, कर्ज लेते हैं और उसे बढ़ाते हैं। वे समझते हैं कि सिर्फ बैंक में पैसे रखना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि समय के साथ महंगाई के कारण उसकी मूल्य घटता जाता है। अब सोचिए, आपने कितनी बार देखा है कि कोई लॉटरी जीतता है और कुछ ही वर्षों में दिवालिया हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति ने कभी पैसे को सही तरीके से संभालना नहीं सीखा। समस्या पैसे की कमी नहीं होती, बल्कि वित्तीय समझदारी की कमी होती है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से सारा पैसा छीन लें जो वित्तीय रूप से बुद्धिमान है, तो वह उसे फिर से वापस कमाने और बढ़ाने का तरीका ढूंढ ही लेगा। दूसरी ओर, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को लाखों रुपए भी दे दें जिसने वित्तीय शिक्षा नहीं ली है, तो वह कुछ ही समय में सब कुछ गंवा देगा। पारंपरिक शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जोखिम से बचना चाहिए, क्योंकि पैसे खोने का डर अधिकतर लोगों को कुछ नया करने से रोकता है। लेकिन अमीर लोग इस मानसिकता को नहीं अपनाते। वे जानते हैं कि सही ढंग से आंका गया जोखिम ही असली विकास की कुंजी है। वे अवसरों का विश्लेषण करना, बाजार को समझना और पैसे को रणनीतिक रूप से उपयोग करना सीखते हैं। वे केवल पैसे कमाने के लिए काम नहीं करते, बल्कि ऐसी संपत्ति अर्जित करने के लिए कार्यरत रहते हैं जो स्वतः आय उत्पन्न करे। मैंने यह पाठ अपने अमीर गुरु से सीखा, जिन्होंने मुझे संपत्ति, एसेट्स और देनदारियों, लायबिलिटीज के बीच का महत्वपूर्ण अंतर समझाया।
उनका कहना था कि गरीब लोग देनदारियों को संपत्ति समझकर खरीदते हैं, जबकि अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं और कर्ज का बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं। यदि आप अपनी आर्थिक स्थिति बदलना चाहते हैं तो आपको अभी से अपनी वित्तीय शिक्षा पर ध्यान देना होगा। आप खुद से यह सवाल पूछिए, मैंने पैसे कमाने और प्रबंधित करने के बारे में कितनी बार अध्ययन किया है? यदि जवाब कभी नहीं है, तो यही कारण है कि आप अभी तक आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। वित्तीय स्वतंत्रता की ओर पहला कदम यही है कि आप अपनी खुद की शिक्षा की जिम्मेदारी लें। यह सरकार या पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की जिम्मेदारी नहीं है कि वे आपको अमीर बनना सिखाएं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किताबों, कोर्सों, मेंटर्स और व्यावहारिक अनुभवों से सीखें। मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। अगले 7 दिनों तक रोज कम से कम 30 मिनट वित्तीय ज्ञान प्राप्त करने में लगाइए। यह किसी भी माध्यम से हो सकता है, किताबें, वीडियो, पॉडकास्ट या मेंटरशिप। सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि पैसे से बचना नहीं बल्कि इसे समझदारी से उपयोग करना सीखना चाहिए। अब सोचिए, जब भी आपके हाथ में पैसे आए, आपने उनका उपयोग कैसे आए? क्या आपने उन्हें निवेश किया, कोई व्यवसाय शुरू किया, करों को कम करने की रणनीति बनाई, या फिर बिना सोचे समझे खर्च कर दिया? सप्ताह के अंत में आप खुद देखेंगे कि आपकी मानसिकता कैसे बदल गई है। एक आम गलती जो अक्सर देखने को मिलती है वह यह है कि लोग अपने खुद के घर को निवेश मानते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसा लोन चुका रहे हैं जो हर महीने आपके पैसे निकालता है, तो वह संपत्ति नहीं बल्कि एक देनदारी है। सच्चाई यह है कि असली संपत्ति आपके बैंक खाते में नहीं बल्कि आपके दिमाग में होती है। यदि किसी चीज को लेकर लोग सबसे ज्यादा गलतफहमी में रहते हैं तो वह है कर्ज। हम बचपन से सुनते आए हैं कि कर्ज से बचना चाहिए, कि उधार लेना खतरनाक है और कि कर्ज लेना वित्तीय असफलता का संकेत है। लेकिन क्या हो यदि मैं आपको बताऊं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग लगातार कर्ज का उपयोग कर रहे हैं और इसी कारण वे और भी अमीर हो रहे हैं? ये उल्टा लग सकता है, लेकिन यही अंतर अमीर और गरीब लोगों के बीच होता है। असल में कर्ज 2 प्रकार का होता है, अच्छा कर्ज, गुड डेप्थ, और बुरा कर्ज, बैड डेप्थ। अमीर लोग अच्छे कर्ज का इस्तेमाल संपत्ति बनाने के लिए करते हैं, जबकि गरीब लोग बुरे कर्ज में फंस जाते हैं। बुरा कर्ज वह होता है जो हर महीने आपके पैसे निकालता है, जैसे महंगे क्रेडिट कार्ड बिल, कार लोन या छुट्टियों के लिए लिया गया लोन, जो कोई वित्तीय लाभ नहीं देता। वहीं अच्छा कर्ज वह होता है जो आपके लिए धन सृजन करता है। यह वह कर्ज है जिसका उपयोग आप किसी संपत्ति या व्यवसाय में निवेश करने के लिए करते हैं, जो आपको नियमित आय देता है। यह दूसरों के पैसे का स्मार्ट उपयोग है ताकि भविष्य में आप अधिक धन कमा सकें। लेकिन याद रखें, अच्छा कर्ज तभी अच्छा होता है जब आप इसे सही तरीके से उपयोग करना जानते हैं। बिना योजना के व्यवसाय के लिए पैसे उधार लेना और फिर उसे बिना लाभ के गंवा देना नुकसानदायक है। एक ऐसा घर खरीदना जो आपको सकारात्मक नगद प्रवाह न दे, सिर्फ इसलिए कि वह आपका है, समझदारी नहीं है। अच्छा कर्ज एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन जैसे किसी भी उपकरण को सही तरीके से उपयोग करना जरूरी होता है, वैसे ही इसे भी रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करना जरूरी है। शुरुआत में मुझे यह पूरी तरह समझ में नहीं आया था, लेकिन फिर जब उन्होंने विस्तार से समझाया तो मेरे दृष्टिकोण में बदलाव आया। उन्होंने एक साधारण लेकिन प्रभावशाली उदाहरण दिया। एक नई कार एक पासिव है क्योंकि यह आपकी जेब से लगातार पैसा निकालती है। इसमें पेट्रोल, मरम्मत, बीमा और मूल्यह्रास जैसी लागतें शामिल हैं। दूसरी ओर एक किराए पर दिया गया घर जो अपनी लागत से अधिक कमाई करता है, एक एसेट है। इन दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है, लेकिन अधिकांश लोग इसे समझ नहीं पाते और गलत वित्तीय निर्णय लेते हैं। अगर आप आज खुद को कर्ज में डूबा हुआ पा रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। समस्या यह नहीं है कि आपके पास कर्ज है, बल्कि यह है कि आप उसे कैसे संभालते हैं। समाधान यह नहीं है कि आप बिना किसी रणनीति के अपने सारे कर्ज चुका दें, बल्कि पहला कदम यह है कि आप समझें कि कौन सा कर्ज अच्छा है और कौन सा बुरा। इसके बाद आपको बुरे कर्ज को अच्छे कर्ज में बदलने के तरीकों की तलाश करनी होगी। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास एक महंगी कार का लोन है जो आपको आर्थिक रूप से दबा रहा है, तो इसके बजाय आप उस पैसे का उपयोग किसी ऐसे निवेश में कर सकते हैं जो आपको हर महीने आय प्रदान करे। यह बदलाव छोटा लग सकता है, लेकिन इसका दीर्घकालिक प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। अरबपति यही करते हैं। क्या आपको लगता है कि एलोन मस्क या जेफ बेजोस ने सिर्फ अपनी व्यक्तिगत बचत से बनाई? बिल्कुल नहीं। उन्होंने बैंकों, निवेशकों और अन्य वित्तीय स्रोतों से पैसे उधार लिए और उसे स्मार्ट तरीके से निवेश किया ताकि वे और अधिक संपत्ति बना सकें।
फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने कर्ज का इस्तेमाल संपत्ति निर्माण के लिए किया, जबकि अधिकांश लोग कर्ज का उपयोग सिर्फ उपभोग के लिए करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें। जब भी आप लोन लेने या किस्तों में खरीदारी करने का सोचते हैं, तो क्या आप यह विश्लेषण करते हैं कि यह आपके लिए पैसा कैसे बनाएगा? मैंने सीधे एक संपत्ति खरीदने और बिना किसी पूंजी के रहने के बजाय न्यूनतम डाउन पेमेंट के साथ कई संपत्तियों को वित्त पोषित किया और यह सुनिश्चित किया कि किराया मेरी किस्तों को कवर करे और मुनाफा भी उत्पन्न करे। अधिकांश लोग सिर्फ खर्चों को देखते हैं, लेकिन कभी रणनीतिक रूप से नहीं सोचते। इसलिए मेरी चुनौती यह है कि अगले 30 दिनों में आप अपने सभी खर्चों और कर्जों का विश्लेषण करें। प्रत्येक को अच्छे या बुरे कर्ज के रूप में वर्गीकृत करें। अगर यह बुरा कर्ज है तो इसे खत्म करने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। अगर यह अच्छा कर्ज है तो यह देखें कि इसे और भी स्मार्ट तरीके से कैसे उपयोग किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी नए कर्ज को लेने से पहले खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह मेरे जेब में पैसे डालेगा या बाहर निकालेगा? यह एक साधारण मानसिकता बदलाव हो सकता है, लेकिन यह आपकी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह बदल सकता है। यदि मैंने कुछ सीखा है तो वह यह कि कर्ज असली समस्या नहीं है। असली समस्या यह है कि अधिकांश लोग इसका सामना बिना किसी योजना के करते हैं। कर्ज का डर अज्ञानता से उत्पन्न होता है और वित्तीय शिक्षा की कमी के कारण ही लोग जीवन भर ब्याज और बिलों के अनंत चक्र में फंसे रहते हैं। समस्या कर्ज में नहीं है, बल्कि इसमें है कि आप इसे कैसे संभालते हैं। समाधान 2 शब्दों में है, अतिरिक्त आय। अगर आपकी मौजूदा आय आपके खर्चों और कर्जों को कवर नहीं करती है, तो आपको नए आय स्रोतों की तलाश करनी होगी। इसका मतलब हो सकता है कि आप कोई ऐसा सामान बेचें जिसे आप अब इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई सेवा प्रदान करें या एक साइड बिजनेस शुरू करें। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि बुरा कर्ज आपकी वित्तीय स्वतंत्रता छीन लेता है। अधिकांश लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं और मान लेते हैं कि कर्ज में जीना जीवन का हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप बुरे कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको अभी अपनी मानसिकता और कार्यों में बदलाव करना होगा। बुरे कर्ज से बाहर निकलने के लिए पहला कदम है समस्या के आकार को समझना। कई लोग अपनी देनदारियों की समीक्षा करने से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि वे क्या पाएंगे। वे सिर्फ अपने क्रेडिट कार्ड का न्यूनतम भुगतान करते रहते हैं, यह जाने बिना कि उन पर कितना बकाया है। अगर आप इस जाल से बाहर निकलना चाहते हैं तो पहला कदम उठाएं। अपने वित्तीय स्वास्थ्य की जांच करें, अच्छे और बुरे कर्ज के बीच फर्क करें और अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से निवेश करना सीखें। यही वह मानसिकता है जो आपको गरीब से अमीर बनने की दिशा में ले जाती है। अक्सर लोग बिना ब्याज की गणना किए ही खरीदारी पर किस्तें भरते जाते हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और अधिक कमजोर हो जाती है। यदि आप सच में अपनी आर्थिक स्थिति बदलना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है हकीकत का सामना करना। एक कागज उठाइए और अपनी सभी देनदारियों को स्पष्ट रूप से लिखिए। कितनी राशि बकाया है, किससे लिया गया है और कितनी ब्याज दर पर। विश्वास कीजिए, अधिकांश लोग यह नहीं करते, लेकिन यदि आप इस एक कदम को उठा लेते हैं तो आप पहले ही कई लोगों से आगे निकल जाएंगे। अब जब आपको अपनी समस्या का आकार पता चल गया है तो इसे हल करने की रणनीति बनानी होगी। इसके लिए एक बहुत ही सरल और प्रभावी पद्धति है जिसे स्नोबॉल विधि कहा जाता है। इस रणनीति ने दुनिया भर के हजारों लोगों को कर्ज मुक्त होने में मदद की है। यह विधि बेहद सरल है। सबसे पहले अपने कर्जों की सूची बनाइए, उन्हें छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ब्याज दर को नजरअंदाज करते हुए। सभी कर्जों पर न्यूनतम भुगतान जारी रखिए, लेकिन सबसे छोटे कर्ज पर अतिरिक्त राशि चुकाइए। जैसे ही एक कर्ज समाप्त होगा, उसकी भुगतान राशि को अगले छोटे कर्ज की ओर लगा दीजिए। यह प्रक्रिया एक बर्फ के गोले की तरह काम करती है, जो छोटे से शुरू होकर धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और अंततः सभी बुरे कर्जों से आपको छुटकारा मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मेरे पास अतिरिक्त पैसा कहां से आएगा? मैं तो मुश्किल से अपने मासिक बिल ही चुका पाता हूं। यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय सबक आता है। आपको अपनी आय के एकमात्र स्रोत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इंटरनेट के इस युग में पैसा कमाने के हजारों तरीके मौजूद हैं। सवाल यह है कि क्या आप सिर्फ खर्च बढ़ाने वाले पासिव्स खरीद रहे हैं या ऐसे एसेट्स बना रहे हैं जो आपकी जेब में पैसा डालें? आज ही खुद से पूछिए, मैं क्या कर सकता हूं जिससे मेरी आय में वृद्धि हो और मेरे पैसे का अधिक रणनीतिक उपयोग हो? यदि आप वाकई अपने कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण पाना होगा। यहाँ आपके लिए एक चुनौती है। अगले 30 दिनों तक हर एक पैसे का हिसाब रखें जो आपकी जेब से बाहर जाता है।
मैं गारंटी देता हूं कि यह एक महीना आपकी आंखें खोल देगा और आपको एहसास होगा कि आप कितने अनावश्यक खर्च कर रहे थे। अक्सर लोग एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेते हैं। यह आग बुझाने के लिए पेट्रोल डालने जैसा है। इससे बचने के लिए आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। आपको कर्ज को लेकर मोलभाव करना आना चाहिए, क्योंकि वित्तीय शक्ति उन्हीं के पास होती है जो अपने संसाधनों का प्रवाह सही दिशा में करने में सक्षम होते हैं। अब सोचिए, यदि आप कर्ज मुक्त हो जाएं तो आपका जीवन कैसा होगा। उस राहत की कल्पना कीजिए जब आप जानेंगे कि आपका पैसा अनावश्यक ब्याज भुगतान में नहीं जा रहा, बल्कि आपके भविष्य में निवेश हो रहा है। यह असंभव नहीं है, बस आपको एक निर्णय लेना है। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय आता है, कर्ज का सही उपयोग कैसे करें। अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी कर्ज से बचने की कोशिश में गुजार देते हैं, जबकि अमीर लोग इसे एक रणनीतिक उपकरण की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे वे अपनी संपत्ति को कई गुना बढ़ा सकते हैं। समस्या कर्ज लेने में नहीं है, बल्कि समस्या यह है कि अधिकतर लोगों के पास कर्ज के लिए कोई स्पष्ट रणनीति नहीं होती। यदि आप कर्ज का सही ढंग से उपयोग करना सीख जाते हैं तो आप अपनी वित्तीय स्थिति को इतनी तेजी से बढ़ा सकते हैं जितना कि केवल बचत से कभी संभव नहीं हो सकता। सबसे पहला सिद्धांत जो आपको समझना चाहिए वह है वित्तीय उत्तोलन, फाइनेंशियल लेवरेज। कल्पना करें कि आपके पास निवेश करने के लिए 8,10,000 रुपए हैं। यदि आप इस पैसे से कोई संपत्ति खरीदते हैं तो आपकी वित्तीय क्षमता केवल इसी राशि तक सीमित रहेगी। लेकिन यदि आप इस पैसे का उपयोग करके 90 लाख रुपए का वित्त पोषण प्राप्त करते हैं तो अचानक आपके पास 1 करोड़ रुपए का निवेश करने का अवसर होगा। अब इसे संपत्ति के संदर्भ में देखें। यदि आप 8,10,000 रुपए का उपयोग करके 1 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदने के लिए वित्त पोषण प्राप्त करते हैं और उस संपत्ति को किराए पर इस तरह से देते हैं कि आपकी EMI भी कवर हो जाए और आपको मुनाफा भी होने लगे, तो आपने एक छोटी राशि को एक उच्च मूल्य वाली संपत्ति में बदल दिया। इसे ही उत्तोलन कहते हैं। दूसरों के पैसे, अदर पीपल्स मनी का उपयोग करके संपत्ति का निर्माण करना। बड़े निवेशक हमेशा इसी रणनीति का उपयोग करते हैं। वे बिना अपनी पूरी पूंजी खर्च किए संपत्तियां खरीदते हैं। बैंकों, निवेशकों और अन्य वित्तीय स्रोतों से पूंजी जुटाते हैं और इसे सही स्थान पर निवेश करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बैंक उन लोगों को पैसे उधार देना पसंद करते हैं जो पहले से ही रणनीतिक रूप से कर्ज में हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जानते हैं कि पैसे को सही तरीके से उपयोग कैसे करना है और वे इसे एक जिम्मेदारी की तरह संभालते हैं, न कि केवल कर्ज का बोझ मानकर चलते हैं। सही कर्ज लेना क्यों जरूरी है? लेकिन इससे पहले कि आप भी कर्ज लेने की दौड़ में शामिल हों, आपको एक महत्वपूर्ण नियम समझना होगा। जो कर्ज आप लेते हैं वह जितना खर्च करता है उससे अधिक पैसा उत्पन्न करना चाहिए। इसका अर्थ है कि यदि आप किसी संपत्ति का वित्त पोषण कर रहे हैं तो उसका किराया आपकी मासिक किस्तों से अधिक होना चाहिए। यदि आप किसी व्यवसाय के लिए कर्ज ले रहे हैं तो उस पैसे से होने वाला लाभ ब्याज से अधिक होना चाहिए। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश लोग इस दृष्टिकोण से नहीं सोचते। वे बिना किसी ठोस योजना के कर्ज लेते हैं और यहीं से उनकी वित्तीय समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अमीर लोग कैसे कर्ज का उपयोग करते हैं? मैंने यह पाठ बहुत जल्दी सीख लिया जब मैंने रियल एस्टेट में निवेश करना शुरू किया। मेरे पास लाखों रुपए नहीं थे, लेकिन मैंने समझ लिया था कि मैं बैंकों के पैसे का उपयोग करके अपनी संपत्ति को तेजी से बढ़ा सकता हूं। इस सोच के आधार पर मैंने उन संपत्तियों का पोर्टफोलियो तैयार किया जो अपनी लागत स्वयं निकाल सकें और मुझे नियमित आय प्रवाह, कैश फ्लो भी दें। लेकिन यह रणनीति केवल रियल एस्टेट तक सीमित नहीं है। आप इसे किसी भी प्रकार के निवेश में लागू कर सकते हैं जहां सकारात्मक नकदी प्रवाह, पॉजिटिव कैश फ्लो संभव हो। उदाहरण के लिए, कई व्यवसायी अपने व्यापार को तेजी से बढ़ाने के लिए कर्ज का उपयोग करते हैं। वे इसका उपयोग अधिक स्टॉक खरीदने, विपणन, मार्केटिंग में निवेश करने और अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए करते हैं। स्टार्टअप कंपनियां शुरुआती पूंजी, वेंचर कैपिटल जुटाने के लिए निवेशकों और बैंकों का सहारा लेती हैं और इस पूंजी का उपयोग कर बड़े पैमाने पर विस्तार करती हैं। सही वित्तीय रणनीति बनाए कर्ज कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन इसका उपयोग सही तरीके से किया जाना चाहिए। जब तक आपकी वित्तीय योजना स्पष्ट और ठोस नहीं होगी, तब तक कर्ज आपके लिए बोझ बन सकता है। इसका रहस्य यह है कि आप जो भी निवेश करें, उससे मिलने वाला रिटर्न आपकी वित्त पोषण लागत, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग से अधिक होना चाहिए। यह केवल धन अर्जित करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे प्रभावी साधन भी है। इसलिए अगली बार जब आप कर्ज लेने के बारे में सोचें, तो इसे एक अवसर की तरह देखें,
ना कि सिर्फ एक जिम्मेदारी के रूप में। अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो कर्ज न केवल आपकी संपत्ति को बढ़ा सकता है, बल्कि आपकी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह बदल भी सकता है। विचार यह है कि इन 30 दिनों के अंत में आपके पास अपने वित्तीय व्यवहारों की स्पष्ट तस्वीर होनी चाहिए। एक ऐसी तस्वीर जो आपको यह समझने में मदद करे कि आपकी आदतों को संपत्ति निर्माण के लिए कैसे अनुकूलित किया जा सकता है। यही वह मानसिकता है जो सफल निवेशकों को उन लोगों से अलग करती है जो सिर्फ कर्ज में डूबे रहते हैं। अब सवाल यह है कि इस रणनीति को वास्तव में कैसे लागू किया जाए। इसका उत्तर सरल है, छोटे स्तर से शुरुआत करें। इस अवधारणा को अपनाने के लिए आपको किसी विशाल पूंजी की आवश्यकता नहीं है। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ऑनलाइन उत्पाद बेचना और लाभ को अधिक स्टॉक खरीदने में पुनः निवेश करना, या एक ऐसे निवेशक साझेदार को ढूंढना जो आपके विचार पर विश्वास करता हो। मुख्य बात यह है कि आपको अमीरों की तरह सोचना शुरू करना होगा, यानी पैसे का उपयोग इस तरह करना कि वह और अधिक पैसा उत्पन्न कर सके। यहाँ पर सबसे आम गलती यह होती है कि लोग उपभोग के लिए कर्ज लेते हैं, निवेश के लिए नहीं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक लग्जरी कार खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं जो केवल आपके खर्चों को बढ़ाएगी, तो यह एक बुरा वित्तीय निर्णय है। लेकिन यदि आप एक वाहन खरीदते हैं और उसे आय अर्जित करने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे कि ऐप आधारित ड्राइविंग सेवाओं के लिए या किराए के बेड़े में शामिल करने के लिए, तो यह एक अच्छा कर्ज साबित हो सकता है, बशर्ते इसे सही तरीके से योजना बनाकर प्रबंधित किया जाए। यदि आप वास्तव में गरीबी के चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं और संपत्ति निर्माण के खेल में प्रवेश करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पैसे के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। इसीलिए मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। अगले सप्ताह के दौरान कम से कम एक ऐसे व्यक्ति का अध्ययन करें जिसने कर्ज का उपयोग संपत्ति निर्माण के लिए किया हो। यह कोई प्रसिद्ध व्यवसायी, एक रियल एस्टेट निवेशक या कोई अन्य सफल व्यक्ति हो सकता है। फिर सोचें कि आप उनके अनुभवों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। अब जब आप समझ चुके हैं कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं, कर्ज को अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल करते हैं और बुरे कर्ज से कैसे बचते हैं, तो मैं आपको एक और चुनौती देना चाहता हूं। लेकिन यह कोई मामूली चुनौती नहीं होगी। यह आपकी वित्तीय स्थिति को बदलने की दिशा में पहला कदम हो सकता है, और इसके लिए आपको कुछ बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली करना होगा। निरीक्षण। अधिकांश लोग अपने वेतन को प्राप्त करते हैं, बिलों का भुगतान करते हैं, खरीदारी करते हैं और महीने के अंत में खुद से यह सवाल पूछते हैं, सारा पैसा कहाँ चला गया? यदि आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। शोध बताते हैं कि कई लोग अपने खर्चों पर कोई नियंत्रण नहीं रखते हैं, और यही अज्ञानता सबसे बड़े कारणों में से एक है जो लोगों को कर्ज में डालती है। तो यहाँ आपकी चुनौती है, अगले 30 दिनों तक हर पैसा जो आपके पास से बाहर जाए उसे नोट करें। हर कॉफी जो आप खरीदते हैं, हर बिल जो आप चुकाते हैं, हर छोटा या बड़ा खर्च। लेकिन केवल खर्चों को नोट करने तक सीमित न रहें। एक और शक्तिशाली कदम उठाएं। हर खर्च को 2 श्रेणियों में विभाजित करें और खुद से पूछें, क्या यह खर्च मुझे अमीर बना रहा है या गरीब? अपने पैसे को इस दृष्टिकोण से देखना आपके लिए एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। जब आप यह महसूस करने लगते हैं कि आपके द्वारा किए गए अधिकांश वित्तीय निर्णय आपको संपत्ति की ओर नहीं ले जा रहे हैं, तो आप अपने खर्चों को बुद्धिमानी से प्रबंधित करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद यह समझें कि आपकी वित्तीय स्वतंत्रता का सही मापदंड यह नहीं है कि आप कितने पैसे कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितने समय तक बिना किसी बाहरी सहायता के अपनी जिंदगी चला सकते हैं। यदि आपका वित्तीय भंडार 3 महीनों से कम का है, तो इसका अर्थ यह है कि आप एक अत्यंत नाजुक स्थिति में हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इसे बदल सकते हैं। अभी से इस 30 दिन की चुनौती के दौरान अपने सभी खर्चों को नोट करने के बाद यह विश्लेषण करें कि किन खर्चों को वास्तव में बनाए रखना आवश्यक है और किन्हें घटाया या समाप्त किया जा सकता है। कई बार हम यह सोचते हैं कि हमारे पास निवेश करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, जबकि वास्तविकता यह होती है कि हम बस अपना पैसा गलत तरीकों से खर्च कर रहे होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चुनौती का उद्देश्य आपको कंगाल बना देना या जीवन से हर खुशी को समाप्त करना नहीं है। यह आपको केवल खर्चों के प्रति सचेत करने और आपके वित्तीय भविष्य को बेहतर बनाने के लिए तैयार करने के लिए है। उन लोगों के लिए जो यह कहते हैं कि उनके पास निवेश करने के लिए पैसे नहीं है, मैं बस एक सवाल पूछता हूँ, पिछले 3 महीनों में आपने उन चीजों पर कितना पैसा खर्च किया जो आपके जीवन में कोई वास्तविक मूल्य नहीं जोड़ती? आकस्मिक खरीदारी, अनावश्यक सदस्यताएं, बाहर के खाने,
और अन्य गैर जरूरी खर्चों पर कितना पैसा बहाया गया। अब कल्पना करें, यदि आप इस पैसे के एक हिस्से को निवेश, आपातकालीन कोष या किसी छोटे व्यवसाय में लगा सकते तो क्या स्थिति अलग नहीं होती। संपन्न लोगों और साधारण लोगों के बीच का सबसे बड़ा अंतर यह नहीं है कि वे कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि वे अपने पैसे के साथ क्या करते हैं। कुछ लोग कम आय के बावजूद संपत्ति बना लेते हैं क्योंकि वे अपने पैसे को सही ढंग से प्रबंधित और निवेश करते हैं। यह सब वित्तीय शिक्षा और दैनिक वित्तीय निर्णयों पर निर्भर करता है। धन केवल कमाने के बारे में नहीं है, यह इसे बुद्धिमानी से उपयोग करने के बारे में है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस चुनौती को स्वीकार करें। एक नोटबुक लें, एक वित्तीय ट्रैकिंग ऐप या एक स्प्रेडशीट का उपयोग करें और अपने प्रत्येक खर्च को दर्ज करना शुरू करें। इसे रोजाना करें, बिना किसी बहाने के। हर हफ्ते के अंत में अपने खर्चों की समीक्षा करें और खुद से पूछें, क्या मैं कुछ कम कर सकता हूं? क्या मैं इस पैसे को कहीं और अधिक उत्पादक तरीके से उपयोग कर सकता हूं? यह सरल अभ्यास आपकी वित्तीय मानसिकता को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आपने यहां तक देख लिया है तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि अब आप इस वीडियो को देखने के बाद अमीर बनने वाले कदम उठाएंगे, जिससे हमें बहुत खुशी होगी। आगे के पड़ाव के लिए आपको मेरा सुझाव है कि आप मेरे अगले वीडियो को भी जरूर देखें, जिससे आपकी वित्तीय शिक्षा मजबूत होगी। मेरे मजबूत दोस्त बने चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम बताएं, अपनी स्थिति भी बताएं और मैं आपका अगले वीडियो आने का इंतजार कर रहा हूं।